Good morning to everyone. In the previous lecture, we have learned about preference shares redemption. What is redemption of preference share? Redemption of preference share means when the company pays the capital of the preference share, means the capital amount which the shareholders have invested on their on buying the preference share. After a specific period of time, company will repay the preference share capital. So how to do that? That accounting procedures we will learn in this chapter, redemption of preference shares. So let us first see, in this chapter we will be doing journal entries and balance sheet. So let us see what all entries will be there, what all journal entries will be there in this chapter. So let us see the first category. Let us see the first category, that is before proceeding with redemption. Redemption से पहले क्या एंट्रीज हो सकती है? Before proceeding with redemption. Redemption करने से पहले, redemption से पहले what entries can take place? तो उसमें let us see कि क्या हो सकता है. Making all shares fully paid up. All shares fully paid up. अब ये क्या है? Like yesterday I told you that we cannot repay the partly paid preference shares. मतलब रिडेम्पशन के लिए एक क्लॉज, एक कंडीशन ये है कि पार्टली पेड शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड. तो रिडेम्पशन करने से पहले अगर क्वेश्चन में कोई पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? हमें उसे फुल्ली पेड करना पड़ेगा. फुल्ली पेड करना पड़ेगा. सो व्हाट वी विल हैव टू डू, व्हाट विल बी द एंट्री? हमें जो ऐसा हो सकता है, जो पार्टली पेड शेयर्स है इनका फाइनल कॉल पेंडिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे? फाइनल कॉल इनसे रिसीव करेंगे. तो पहला एंट्री रहेगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री? फर्स्ट एंट्री विल बी फाइनल कॉल on preference share capital. प्रेफरेंस पहला हम लोग बोलेंगे ये कौन सा कॉल मनी है? ये फाइनल कॉल है ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. से फाइनल कॉल अकाउंट बोलेंगे तो भी चलेगा. अकाउंट डेबिट. ये पैसा मंगाने से क्या होगा? ये पैसा जब हम कलेक्ट करेंगे तो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस. और हमारा नॉर्मली इट इज व्हाट, इररिडीमेबल नाम का कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं. तो नॉर्मली ये कौन सा प्रेफरेंस शेयर हो सकता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी. तो जब भी क्रिएट होगा इट विल बी इन द क्रेडिट साइड. So making all shares fully paid up, we will have to collect the final call. We will have to collect the final call amount. So इसके लिए हम लोग पहला तो ड्यू का एंट्री पास करते हैं. ड्यू मतलब we will फाइंड आउट कि कितना पैसा कलेक्ट करना है. फिर वो पता चलने के बाद हम क्या करते हैं? हम अमाउंट कलेक्ट करते हैं. तो उसके बाद हम क्या करते हैं? हम अमाउंट कलेक्ट करते हैं. तो पहले हमने क्या किया? ड्यू का एंट्री पास किया. अब हमारा जो सेकेंड एंट्री रहेगा, ये फर्स्ट एंट्री क्या है? फॉर फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल. फर्स्ट एंट्री क्या था? फॉर अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल.
फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री रहेगा मनी रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल का। तो इसको मैं क्या बोल देती हूँ, ए बोल देती हूँ, ए। तो इसके बाद जो हमारा बी का एंट्री होगा, इट विल बी मनी रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, मनी रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, मनी रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। बताओ मनी रिसीव करेंगे तो व्हाट विल कम, मनी रिसीव करेंगे तो कंपनी को क्या मिलेगा, जब मनी रिसीव करते हैं तो व्हाट कम्स इन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी पैसा रिसीव करेंगे तो क्या आएगा, पैसा रिसीव करेंगे तो आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो फाइनल कॉल डेबिट में है, फाइनल कॉल, ये पैसा क्यों मिल रहा है, ये पैसा किसके लिए मिल रहा है, ये मिल रहा है किसके लिए, फाइनल कॉल के लिए। ये जो हमने ड्यू के टाइम पे फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर डेबिट में रखा था, जब इसका पैसा मिल जाएगा तो हम एंट्री पास करेंगे फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या रहेगा ये, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दिस टू एंट्रीज किसके लिए है, ये है फॉर मेकिंग ऑल शेयर्स फुल्ली पेड अप। तो प्रेफरेंस शेयर्स हम रिडेम्पशन किसका करना चाहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो पार्टली पेड अप होगा तो हम रिडीम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले से ही अगर कोई पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको फुल्ली पेड करेंगे। अगर पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स है तो हम क्या करेंगे, हम उसको फुल्ली पेड करेंगे। तो उसके लिए पहले ड्यू की एंट्री होगी कि कितना पैसा मिलना चाहिए, फिर हम किसकी एंट्री पास करेंगे, फिर हम रिसीट की एंट्री पास करेंगे। इसके बाद एक और चीज हो सकता है कि अगर सम में कोई कॉल्सिन एरियर्स है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन कॉल्स, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन कॉल्स। तो मनी रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरियर्स, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्सिन एरियर्स, कॉल्सिन एरियर्स मतलब, कॉल्सिन एरियर्स मतलब दो शेयर्स जिसमें कंपनी ने पैसा मंगाया बट शेयर होल्डर ने पैसा पे नहीं किया, उसको बोलते हैं कॉल्सिन एरियर। कॉल्सिन एरियर आर द amount which are outstanding, amount which has to be paid on share। तो इस हम लोग है ना इवन कॉल्सिन एरियर शेयर्स को भी रिडीम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम उनको वार्निंग सेंड करते, वार्निंग मतलब रिमाइंडर सेंड करते, वी सेंड द शेयर होल्डर्स द रिमाइंडर टू पे द मनी। तो रिमाइंडर सेंड करने पे पैसे कुछ शेयर होल्डर्स या सारे शेयर होल्डर्स भी पे कर सकते हैं। तो when amount मनी रिसीव्ड ऑन कॉल्सिन एरियर होता है तो हमें क्या मिलेगा, जब पैसा रिसीव होगा तो हमें मिलेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है। इसके बाद टू क्या हो रही है, क्या ये कॉल्सिन एरियर कैंसल हो जाएगा तो हम लोग इधर लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड इन कॉल्सिन एरियर का एंट्री क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। जो भी हमें अमाउंट मिला वो हम कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स करके एंट्री पास करते हैं। So after receiving the amount on calls in arrears, next one है वो शेयर्स, हम देखो व्हेन वी सेंड रिमाइंडर्स टू शेयर होल्डर्स कि आपका कॉल्स का पैसा, आपका शेयर का पैसा पे करना ड्यू है, दैट यू हैव टू पे अमाउंट, you have to pay the outstanding amount on shares,
आपने सारा अमाउंट पे नहीं किया, जैसे कुछ शेयर होल्डर्स रहेंगे जिनका कॉल्सिन एरियर्स होगा। कॉल्सिन एरियर्स मीन्स उन्होंने शेयर्स का पैसा पे नहीं किया, कंपनी ने कॉल्ड अप किया है बट शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो ऐसे शेयर होल्डर्स को कंपनी रिमाइंडर सेंड करती है। तो रिमाइंडर से कुछ शेयर होल्डर तो पे कर देंगे, लेकिन there are chances that some of the shareholders do not pay the amount even after so many reminders। तो उनके लिए कंपनी फिर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। दैट एक्शन इज नोन एज forfeiture of shares। That action is known as forfeiture of shares। What do you mean by forfeiture of shares? The word forfeiture means cancellation of share। The word forfeiture means cancellation of shares। मतलब ऐसे शेयर होल्डर्स जो कि रिमाइंडर के बाद भी शेयर का पैसा पे नहीं करते, कंपनी क्या करती है, उनका शेयर्स को कैंसल कर देती है, उनके शेयर्स को फोरफीट कर देती है। नाउ टेल मी, फोरफीचर मतलब कैंसल करना, ये कंपनी का एक्सट्रीम स्टेप है। मतलब काफी रिमाइंडर के बाद भी अगर शेयर होल्डर शेयर का पैसा पे नहीं करते, द शेयर होल्डर्स डू नॉट पे द मनी आउटस्टैंडिंग ऑन शेयर्स, द कंपनी विल टेक दिस एक्शन एंड दिस इज अ फाइनल एक्शन। सो फाइनल एक्शन से पहले quite many reminders will be given, but if you do not act through these reminders also, then company do not have any other option other than to forfeit your shares। तो forfeiture of shares में क्या होता है, शेयर कैंसल हो जाते हैं, शेयर लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है। अब कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट का ऑपोजिट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट में आएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये क्या होगा, ये शेयर सपोज 10 रुपीज का है, सपोज द शेयर इज ऑफ 10 रुपीज, तो हम क्या करेंगे, उसमें से 2 रुपया आउटस्टैंडिंग है, हम पूरा शेयर को कैंसिल करेंगे? जरूरी नहीं है। देखो, एवरी शेयर होल्डर who has been allotted some shares by the company must have paid some amount for the share, बिकॉज आपको पहले एप्लीकेशन अमाउंट पे करना पड़ता है, उसके बाद ही कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करती है। तो ये प्रोसीजर कैसा होता है, व्हेन कंपनी issues the prospectus, that is invitation to purchase the share, some of the public show response, show interest in the company shares and pay the application money, and they show their interest for purchasing the share। तो उसमें कंपनी क्या करती है, कुछ लोगों को शेयर्स अलॉट करती है, एंड शेयर्स अलॉट करते वक्त अलॉटमेंट मनी कलेक्ट करती है। तो अलॉटमेंट मनी भी सपोज किसी ने नहीं दिया तो कंपनी उनको रिमाइंड करेगी कि पे करो, उस पर भी नहीं किया तो सपोज कंपनी ने फर्स्ट कॉल अमाउंट पे किया, कलेक्ट किया, वो भी नहीं पे किया किसी शेयर होल्डर ने, और फिर कंपनी ने फाइनल कॉल अमाउंट मांगा, वो भी किसी शेयर होल्डर ने नहीं पे किया, लेकिन सारे शेयर होल्डर एप्लीकेशन मनी तो पे करते ही है। देयर आर चांसेस दैट अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया, फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया, लेकिन एवरी शेयर होल्डर पेज द एप्लीकेशन मनी, बिकॉज नहीं तो आपको कंपनी का शेयर्स मिलेगा ही नहीं अगर आप एप्लीकेशन मनी पे नहीं करोगे। एंड नाउ व्हाट इज दिस एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी है क्या? दिस इज व्हाट द शेयर इज द वैल्यू ऑफ द what we do, शेयर, अब जितना भी कंपनी को शेयर कैप पैसा चाहिए फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, कंपनी है ना, शेयर मीन्स व्हाट, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल, share is the smallest unit of the share capital, and suppose the share is of 10 rupees, तो वो 10 rupees कंपनी एक ही बार में भी कलेक्ट कर सकती है, पूरा 10 rupees एक ही बार में मांग सकती है, या तो नॉर्मली व्हाट द कंपनी डज, वो 10 rupees को डिवाइड करेगी डिफरेंट पार्ट्स में। तो सपोज 10 रुपीज का 4 पार्ट किया, तो
10 rupees divide by 4, it is 2.5. तो 2.5 एप्लीकेशन में कलेक्ट किया, दिस इज एग्जाम्पल ना, 2.5 एप्लीकेशन में कलेक्ट किया, फिर 2.5 सपोज अलॉटमेंट के टाइम पे कलेक्ट किया, फिर 2.5 फर्स्ट कॉल में कलेक्ट किया, फिर 2.5 फाइनल कॉल में से कलेक्ट किया। ऐसे करके कंपनी क्या कर सकती है, पीसेस में शेयर का पैसा मंगा सकती है। तो यहाँ पे कोई शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जिसने कंपनी ने बार बार रिमाइंड करने के बाद भी शेयर का पूरा पैसा पे नहीं किया, तो ऐसे शेयर होल्डर्स का शेयर्स को कंपनी लास्ट एंड फाइनल एक्शन लेती है, दैट कंपनी कैंसल्स देयर शेयर, दैट step cancellation of shares is known as forfeiture of shares। तो forfeiture of shares में हम क्या करते हैं, forfeiture of share में हम क्या करते हैं, हम शेयर को कैंसिल करते हैं। हम शेयर को कैंसिल करते वक्त शेयर इज अ लाइबिलिटी, कैंसिल करेंगे तो वो डेबिट में रहेगा, कैंसिल करेंगे तो वो डेबिट में रहेगा। तो जो पैसा शेयर होल्डर ने पे नहीं किया उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जो नहीं पे किया उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो हम इधर लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और जो पैसा शेयर होल्डर ने पे किया वो पैसे को बोलते हैं शेयर फोरफीटेड अकाउंट। उसको क्या बोलते हैं, शेयर फोरफीटेड अकाउंट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉल्स इन एरियर मींस अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन शेयर्स, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन शेयर्स इज नोन एज कॉल्स इन एरियर्स। मींस द शेयर होल्डर जिसने जितने शेयर्स का पैसा नहीं पे किया उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। बट एवरी शेयर होल्डर विल पे सम अमाउंट ऑन शेयर, will pay at least some amount on share, that is known as share forfeited। मतलब कंपनी जब शेयर को कैंसिल करती है तो शेयर होल्डर ने जो पैसा पे किया उसको वो शेयर होल्डर ने जो पैसा पे किया वो उसको वापस नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है, 2.5 पे किया, पर अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी हर कोई पे करता है, तो बाकी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, पर वो 2.5 जो हमने पे किया है हमें वो भी वापस नहीं मिलेगा, कंपनी वो रख लेगी अपने पास। तो जो पैसा शेयर होल्डर ने पे किया वो शेयर फोरफिटेड में रहेगा, जो नहीं पे किया वो कॉल्स इन एरियर में रहेगा। तो इसके बाद कंपनी क्या करती है, इसके बाद कंपनी ये जो प्रॉफिट, अभी इसके बाद है ना एक और स्टेप होता है, वो नॉर्मली है ना इशू ऑफ शेयर में आता है, पर रिडेम्पशन में री इशू का, री इशू इज व्हाट इज नोन एज री इशू। री इशू मीन्स एक बार किसी का शेयर कैंसिल करके वो शेयर जो कैंसिल किया वो किसी और को री इशू करना। पर जब हम रिडेम्पशन करने वाले हैं, जब हम सारे शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस करने वाले हैं, तो री इशू करने का सवाल ही नहीं उठता। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एंट्री रहेगा प्रॉफिट ऑन फोरफीचर। नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगा, प्रॉफिट ऑन फोरफीचर, प्रॉफिट ऑन फोरफीचर। आप लोगों ने अगर री इशू, अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स किया है पहले, नॉर्मली यू ऑल हैव इशू ऑफ शेयर्स इन योर 12th स्टैंडर्ड, सो अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में इशू ऑफ शेयर्स किया है तो ये एंट्री आपने वहां पे देखा रहेगा। और वहां पे एक और एंट्री होता है री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, पर रिडेम्पशन में री इशू का स्कोप ही नहीं है। क्यों, जब हमें ये सारे शेयर का पैसा वापस करना है तो किसी और को क्यों सेल करे, जब उसको भी कैंसिल ही करना है तो कौन खरीदेगा वो शेयर जो कुछ टाइम पे उसका पैसा वापस मिलने वाला हो। तो हम डायरेक्टली फोरफीचर करते, तो फोरफीचर करते वक्त ये जो शेयर फोरफिटेड में हमें फायदा हुआ है, देखो शेयर फोरफिटेड में हमें जो फायदा हुआ, शेयर फोरफिटेड क्रेडिट में है, तो शेयर फोरफिटेड में जो पैसा है उसको हमें ट्रांसफर करना है। तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट,
टू ये शेयर फोर्फिचर का पैसा हम कौन से रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं? शेयर फोर्फिचर का जो फायदा है, जो प्रॉफिट है, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोर्फिटेड में जो फायदा हुआ है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते। कहाँ ट्रांसफर करते? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते। तो फोर्फिचर हो गया। फोर्फिचर में हमने 2 स्टेप्स देखा। एक तो हमने शेयर को कैंसिल किया, 10 रुपए का शेयर है वो कैंसिल हो गया। इसमें 2 हिस्सा होता है, एक पॉलिसी एरियर जिसमें शेयर होल्डर ने जो पैसा पे नहीं किया वो कैंसिल करते, दूसरा शेयर होल्डर ने जो पैसा पे किया है शेयर फोर्फिटेड अकाउंट में वो कैंसिल करते। इस शेयर फोर्फिटेड में हमें जो फायदा हुआ कंपनी को वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते। अभी हम लोग करेंगे बिफोर रिडेम्पशन। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हमारा एंट्रीज रहेगा फॉर रिडेम्पशन। हमें रिडेम्पशन के लिए फंड चाहिए, हमें रिडेम्पशन के लिए पैसे चाहिए। रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करने के लिए हमें कुछ फंड्स चाहिए। तो अभी हम देखेंगे फंड्स फॉर रिडेम्पशन। हम क्या करते हैं? हम नया शेयर्स इशू करते हैं। हम क्या करते हैं? इशू ऑफ न्यू शेयर्स। हम क्या करते हैं? रिडेम्पशन के लिए नया शेयर मार्केट में सेल करते हैं। तो नया शेयर मार्केट में सेल करेंगे तो क्या एंट्री रहेगा देखते हैं। तो नया शेयर सेल करेंगे तो एंट्री रहेगा, जब शेयर सेल करेंगे तो हमें कैश मिलेगा, कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिलेगा। और मार्केट में हम नॉर्मली क्या करते हैं? हम जो शेयर्स रिडीम करने वाले हैं वो शेयर्स ही हम क्रिएट नहीं करते, हम दूसरा क्लास ऑफ शेयर्स क्रिएट करते। मतलब जब हमें प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है तो हम मार्केट में इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जब हमें प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय रिडेम्पशन? उनका पैसा वापस करना है तो हम वो टाइम पे मार्केट में इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं। तो इक्विटी शेयर लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे एंट्री आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या है ये फ्रेश इशू है, हमने शेयर इशू किया। तो यहाँ पे अगर हम प्रीमियम में शेयर इशू करेंगे, अगर पार ना, व्हाट डू यू मीन बाय पार प्रीमियम? पार मतलब अगर 100 रुपीज का शेयर है, हमने मार्केट में इसको 100 रुपीज में ही सेल किया तो इसको बोलेंगे शेयर इशूड एट पार। लेकिन अगर हमने 100 रुपीज का शेयर को 110 में इशू किया तो जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा हमने चार्ज किया उसको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। इधर स्टोर करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम ये क्या है? फॉर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, जो भी हमने प्रीमियम कलेक्ट किया वो प्रीमियम को हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बताते हैं। तो ये अगर पार में सेल करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा ही नहीं। अगर हम 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में मार्केट में सेल करेंगे तो कुछ प्रीमियम नहीं है तो उसको पार बोलते हैं। लेकिन अगर हम 100 रुपए के शेयर को 100 रुपए से ज्यादा प्राइस में सेल करेंगे तो जो एक्स्ट्रा सेल किया वो प्रीमियम है और वो प्रीमियम को हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में सेव करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है? अगर हमें पैसे की जरूरत है तो हम क्या करते हैं? सेल ऑफ असेट्स करते हैं। क्या करते हैं? सेल ऑफ असेट्स। हमें पैसे की जरूरत है तो हम क्या करते हैं? मार्केट में हम हमारे असेट्स को या इन्वेस्टमेंट्स को सेल करते हैं। सेल करेंगे तो पैसा आएगा, सेल करेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा। तो पैसा आएगा और क्या हो जाता है? ये जो हमारा असेट है वो सेल हो जाता है। असेट इज द डेबिट बैलेंस, ध्यान में रखना।
असेट डेबिट बैलेंस है, सेल करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे अकाउंट्स में कैंसिल करने के लिए हम ऑपोजिट एंट्री पास करते हैं। असेट मतलब डेबिट, अब उसको बेच देंगे तो उसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करते वक्त डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट में बताते। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, अगर मैंने क्या किया 1 लाख का असेट 90,000 में सेल किया तो मुझे लॉस होगा 10,000 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये किसके लिए है, ये लॉस के लिए। अगर हमें लॉस में देखो, व्हेनेवर वी सेल एनीथिंग, कुछ भी बेचते हैं तो पहला सवाल हमारे माइंड में आता है वेदर इट इज अ प्रॉफिट और अ लॉस। और जब भी हम कुछ भी परचेज करते हैं तभी हम प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जब भी हम कुछ भी सेल करते हैं तो पहला सवाल जो हमारे माइंड में आता है इज वेदर इट इज अ प्रॉफिट और अ लॉस। मतलब अगर मैंने 100 रुपीज का चीज 110 में सेल किया तो मुझे 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट में लिखना है, और लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट में लिखना है। पर एक सम में दोनों चीज नहीं हो सकता। एक सम में या तो एक एक ट्रांजैक्शन में मैं बोल रही हूँ, एक असेट को बेचते वक्त या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकता। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। लेकिन जब हम लोग जर्नल एंट्री, सैंपल जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन करेंगे तो हमें दोनों सिचुएशन बताना पड़ेगा। मतलब अगर असेट को बेचते वक्त असेट भी हो सकता है वो, या इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इज असेट, इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इज असेट। असेट को जब भी सेल करेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा। तो ये एंट्री हो गया, इससे हमें फंड्स मिला। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें फंड्स मिला। अभी हम नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे रिकॉर्डिंग, recording amount payable on, recording amount payable on redemption, recording amount payable on redemption, recording amount payable on redemption। तीसरा हम लोग कौन सा एंट्री है, अभी जब हमें रिडेम्पशन करना है, पहले हमने क्या किया, अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर्स होगा तो उसे फुल्ली पेड किया। अगर कोई कॉल्फिनरियर है तो उनको रिमाइंडर सेंड किया कि पैसा पे करो, उन्होंने पैसा पे किया तो अच्छी बात है। अगर पैसा नहीं पे किया तो हमने उनके शेयर्स को फोरफीट किया, कैंसिल किया, फिर हमने रिडेम्पशन के लिए पैसा जमा करना स्टार्ट किया। हमने मार्केट में नए शेयर्स इशू किए, और हमने हमारा कोई असेट बेचना है तो उसको बेच दिया ताकि हमें रिडेम्पशन के लिए पैसे मिले। अभी हम रिडेम्पशन करेंगे, अभी हम रिडेम्पशन का एंट्रीज पास करेंगे। तो पहला एंट्री क्या रहेगा रिडेम्पशन का, रिडेम्पशन का पहला एंट्री रहेगा अमाउंट पेएबल और ड्यू ऑन रिडेम्पशन। अमाउंट पेएबल भी बोल सकते हैं, ड्यू भी बोल सकते हैं ऑन रिडेम्पशन, कि रिडेम्पशन में कितना पैसा पे करना हमें बाकी है। तो हम क्या क्या पैसा पे करेंगे रिडेम्पशन में, हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट पे करेंगे। अब प्रेफरेंस शेयर लाइबिलिटी है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। पर जब हम इनको पे करेंगे, जब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे करते वक्त हमें लाइबिलिटी को कैंसिल करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, रिमेंबर लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, लेकिन हमें ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे करना है। पे करते वक्त इनको कैंसिल करना है, तो क्रेडिट का ऑपोजिट हम डेबिट में लिखेंगे। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, आई रिपीट वंस अगेन, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, लेकिन अभी हम इनको पे करेंगे। पे करेंगे तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट। एक और चीज,
हम कैंसिल करते वक्त 100 रुपए के शेयर पे सपोज हम 100 से ज्यादा पैसा पे करने वाले, तो इट इज नोन एज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट। हम क्या दे रहे, हम कैपिटल का पैसा तो दे ही रहे, पर हम साथ में एक और चीज दे रहे, प्रीमियम दे रहे। ये सब चीज हम किसको दे पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। मतलब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या तो सिर्फ कैपिटल का पैसा वापस करेंगे, या तो हम कैपिटल के साथ उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी दे सकते। प्रीमियम मतलब क्या, सपोज 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है, हम 110 वापस कर रहे, तो 10 रुपया जो एक्स्ट्रा वी आर पेइंग इज नोन एज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सो ये पहला ड्यू का एंट्री हो गया। ड्यू के बाद हम क्या करते हैं, हम जो प्रीमियम होता है उसको एडजस्ट करेंगे। हम ये जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं उसको एडजस्ट करेंगे। तो प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए हम कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हैं, प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ रिजर्व। तो रिजर्व मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। लेकिन जब ये रिजर्व को हम यूज करेंगे तो ये कैंसल हो जाएगा, तो लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस पर कैंसल हो जाएगा, तो उसको डेबिट करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अगर हम कोई दूसरा रिजर्व भी यूज करेंगे जैसे जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व को यूज करेंगे वो कैंसल हो जाएगा। फ्री रिजर्व, कोई भी फ्री रिजर्व को यूज कर सकते हैं, या इसको डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, फ्री रिजर्व भी बोल सकते हैं, या डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। या तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं, कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हैं प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये भी यूज कर सकते हैं। और यूज करके क्या करेंगे, ये देखो प्रीमियम और रिडेम्पशन यहाँ पे डेबिट में है, उसके लिए हम पैसा, इसको मैंने हेडिंग नहीं दिया ना, एक मिनट, इसको हेडिंग क्या देंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्टेड। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्टेड मतलब ये जो प्रीमियम और रिडेम्पशन हमने पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसके लिए भी तो हमें पैसा चाहिए। जो हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं रिडेम्पशन में, प्रीमियम दे रहे हैं रिडेम्पशन में, उसके लिए हम कहाँ से पैसा एडजस्ट करेंगे, हम उसके लिए ये सब रिजर्व को यूज करेंगे। और उसको यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, ये प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट में है, अब इसको कैंसल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट में आ जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ये एडजस्ट किया। इसके बाद एक और चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है क्रिएटिंग सीआरआर। नेक्स्ट क्या करेंगे, सीआरआर क्या है मैं बताती हूँ, क्रिएटिंग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, क्रिएटिंग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जिसको ब्रैकेट में हम बोल सकते हैं सीआरआर। ये सीआरआर क्या है, ये एक स्पेशल रिजर्व है जो कि हम प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन के लिए क्रिएट करते हैं। तो मतलब हमें जितना भी पैसा फेस वैल्यू, मतलब ये जो प्रीमियम और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 100 रुपया, प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपया जो हमें वापस करना है, प्रेफरेंस शेयर का जो 100 रुपया वापस करना है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। और वो पैसे के लिए हम क्या करते हैं, वो पैसे के लिए हम सीआरआर क्रिएट करते हैं। हम क्या करते हैं, सीआरआर क्रिएट करते हैं। 1 मिनट, सीआरआर क्रिएट in this reserve, in capital redemption reserve, what do? We transfer divisible profits,
मतलब जो हमारे पास फ्री रिजर्व्स है उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। पर कितना ट्रांसफर करें, इवन दैट इज अ क्वेश्चन कि हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करें कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, वो हम लोग को पता चलेगा कि हमने कितना प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है। हमें जितना प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है उसका फेस वैल्यू जितना अमाउंट का है उतना हम अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। मतलब सपोज मुझे 100 रुपीज पे करना है रिडेम्पशन में एंड शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज, तो मैं 100 रुपीज सीआरआर में ट्रांसफर करूंगी। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि हमें जब भी रिडेम्पशन करना होता है ना, तब हम सीआरआर और या तो सीआरआर क्रिएट करते हैं रिडेम्पशन के लिए, या तो हम मार्केट में न्यू शेयर्स बेचते हैं, या तो हम सीआरआर और फ्रेश इशू दोनों का बैलेंस, दोनों का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करके रिडेम्पशन करते हैं। तो जब हम सम्स करेंगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि सीआरआर कितना क्रिएट होना चाहिए। अगर फ्रेश इशू भी क्वेश्चन में, अगर न्यू शेयर्स भी है और सीआरआर भी है, तो सीआरआर कितना होना चाहिए, वो फ्रेश इशू का बैलेंस है। फ्रेश इशू अगर हमें 2 लाख रुपया चाहिए रिडेम्पशन में और 1 लाख हमें फ्रेश इशू से आ गया, तो बाकी का 1 लाख हम सीआरआर से लेंगे। मतलब डिविजिबल प्रॉफिट यूज करेंगे सीआरआर क्रिएट करने के लिए। सो बट सीआरआर क्रिएट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स। नाउ व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व और एनी रिजर्व विच इज फ्री, जिसको जो कोई पर्पस के लिए हम नहीं जमा कर रहे, वी आर क्रिएटिंग इट फॉर एनी पर्पस। तो उसको हम which are divisible profits are those profit which can be used for paying dividend, तो उसको divisible profits बोलते हैं। तो divisible profits को यूज करेंगे तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, ये सब कुछ आता है। तो टू क्या क्रिएट होता है, डिविजिबल प्रॉफिट्स ये है ना, ये रिजर्व है। रिजर्व मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, पर इसको यूज करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट को, ये डेबिट हो जाएगा और नया रिजर्व क्रिएट होगा, उसको बोलते कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होने के बाद अभी ये भी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग पेमेंट ऑन रिडेम्पशन, लास्ट वन, रिकॉर्डिंग पेमेंट ऑन रिडेम्पशन। रिकॉर्डिंग पेमेंट ऑन रिडेम्पशन, जब पे करेंगे तो किसको पे करेंगे, किसको पैसा देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। किसको पे करना है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 8th एंट्री पेमेंट, 8th एंट्री है, सॉरी 9th एंट्री है, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। किसको पे करेंगे हम, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है ऑन रिडेम्पशन। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स देखो यहाँ पे क्रेडिट में है, इनको पे करेंगे तो ये डेबिट में आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर, यू कैन सी हियर अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन में प्रेफरेंस शेयर वाज इन द क्रेडिट। अब इनको पे करेंगे तो कैंसल करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। पे करेंगे तो क्या बाहर जाएगा, पे करेंगे तो कैश बैंक मनी विल गो आउट, तो कैश बैंक अकाउंट, ये दिस इज द एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑन रिडेम्पशन। लेकिन एक और चीज है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस अनट्रेसेबल।
क्या करते हैं, माइनस अनट्रेसेबल। अभी अनट्रेसेबल क्या है, हम लोग रिडेम्पशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करते हैं, लेकिन ऐसे भी कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जिनका एड्रेस, जिनको हम लोकेट नहीं कर पा रहे, मींस वी वांट टू पे देम देयर मनी, लेकिन वो ट्रेस नहीं हो रहे, मे बी उनका एड्रेस चेंज हो गया है, मे बी उन्होंने रॉन्ग एड्रेस कुछ हमें प्रोवाइड किया इन द रजिस्टर, तो ऐसा कुछ रीजन से हम उनको पैसा पे नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोगों को हम बोलते अनट्रेसेबल, मींस वी हैव नॉट पेड देम द मनी। तो वो माइनस करके, अगर क्वेश्चन में कभी कोई अनट्रेसेबल हो तो बोला रहेगा क्वेश्चन में दैट 60 शेयर होल्डर्स वेर अनट्रेसेबल, मतलब 60 शेयर्स को, सॉरी 60 शेयर्स वेर अनट्रेसेबल, 60 शेयर्स वेर अनट्रेसेबल, मतलब 60 शेयर्स को पैसा नहीं पे किए, बाकी सबको पे कर दिया। तो ये जिसको हम पैसा नहीं पे करते उसको हम करंट लाइबिलिटीज में बताते, अदर करंट लाइबिलिटीज में बताते अनट्रेसेबल अकाउंट, मतलब we want to pay them the money but we are not able to locate this shareholder, तो उनको हम नहीं पे कर पाए जब भी, because when we pay the money, leading newspapers also it is put that company so and so company has paid the money, so if they come to know that we have paid the money, they will come and approach the company, तो वो टाइम पे हम उनका पैसा उनको दे देंगे, जब तक हमने उनका पैसा उनको नहीं दिया तब तक हम उसको अनट्रेसेबल में लिखेंगे। सो दिस वे ये हमारा पेमेंट का एंट्री है। अब नेक्स्ट वन, लास्ट वन, आफ्टर रिडेम्पशन क्या करना है, आफ्टर, देखो जर्नल एंट्री में सब कुछ लिखाना पड़ेगा, लेकिन जब आई एम डिस्कसिंग द जर्नल एंट्री आई हैव टू डिस्कस एवरीथिंग, बट इन द क्वेश्चन एवरीथिंग मे नॉट कम। तो इसके बाद ई के बाद नाइन्थ एंड लास्ट वन, इट इज 10th वन, सॉरी, बोनस शेयर्स। लास्ट मैंने तुम लोग को बताया था ना that what happens here in this chapter, बोनस शेयर्स क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में जब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स देती है तो वो उसको बोलते हैं हम बोनस शेयर्स। तो सबसे पहले बोनस शेयर्स में बोनस शेयर डिक्लेयर्ड का एंट्री, बोनस आफ्टर रिडेम्पशन बोनस शेयर्स है, तो बोनस शेयर्स डिक्लेयर्ड का एंट्री पास करते, बोनस शेयर्स डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर करना मतलब पे नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया, तो उसके लिए मैंने तुम लोग को बताया था हम कौन सा अकाउंट, देखो CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व लिखना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इसको हम ब्रैकेट में क्या बोल सकते हैं, CRR। मैंने तुम लोग को क्या बोला कि हम लोग बोनस के लिए कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हैं, हम बोनस देने के लिए CRR यूज कर सकते हैं। हम CRR क्रेडिट में था, अब उसको यूज करेंगे तो डेबिट होगा। CRR इज क्रिएटेड फॉर redemption of preference share, but CRR is used for declaring bonus share। CRR create होता है redemption of preference share के लिए, but CRR use क्यों होता है, बोनस शेयर डिक्लेयर करने के लिए, तो हम CRR यूज कर सकते हैं, या तो कोई वो सफिशिएंट नहीं हुआ तो फ्री रिजर्व्स यूज करेंगे, अगर CRR कम पड़ गया तो हम फ्री रिजर्व्स यूज करेंगे, और इसको यूज करके हम क्या पे करेंगे, बोनस, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, bonus to equity shareholders account. The last entry is issue of bonus share. Last entry is issue of bonus shares. Issue of बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स इशू करते वक्त ये जो बोनस टू शेयर होल्डर्स है ये क्रेडिट में था, इसको हम डेबिट देंगे, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट।
इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। बोनस शेयर एक्चुअल में क्या है? जब हम बोनस शेयर देंगे तो क्या क्रिएट होगा? कैन एनीवन टेल मी? जब हम बोनस शेयर देंगे तो क्या मिलेगा? क्या है बोनस शेयर से क्या इंक्रीज होगा? अगर इक्विटी शेयर होल्डर के पास 10 शेयर है और हमने उनको एक बोनस शेयर दे दिया तो उनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा। जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस देंगे तो उनका इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा। मतलब 10 शेयर के लिए मैंने एक बोनस शेयर दिया तो उनका शेयर 10 से 11 हो जाएगा, करेक्ट? तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू हमारा इनका लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। क्या लाइबिलिटी है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये दिस इज द एंट्री फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। इससे पहले सीआरआर यूज क्यों करेंगे? बोनस शेयर डिक्लेयर करने के लिए। अगर बोनस सीआरआर सफिशिएंट नहीं हुआ तो हम बाकी फ्री रिजर्व भी यूज करेंगे और बोनस शेयर डिक्लेयर करेंगे, बाद में वो बोनस शेयर को इशू करेंगे। सो दिस आर द जर्नल एंट्रीज फॉर redemption of preference shares. तो maximum there are so many entries, but ये सारे entries एक सम में नहीं आ सकते, but so many maximum entries are there. So with this I end today's lecture. I conclude with today's lecture. Thank you very much everyone.